तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, हैलोजन डेरिवेटिव्स। आज हम इस यूनिट में अब जो एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, बेंजाइन मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलोएरीन्स। हैलोएरीन्स में जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है उसकी बेंजाइन मैकेनिज्म। ओके, तो देखो बच्चों, अभी अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में हैलोएरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखा। ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये नॉर्मल नहीं होता, मतलब ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होता है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ये किस तरह से हो रहा है, इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, इसी को यहां पर बताया गया है। देखो, हम ये माने कि ये है हमारे पास हैलोएरीन मतलब क्लोरोबेंजीन, हमने रिएक्शन की NaNH2 की। तो आप देख रहे हैं कि इसमें आपको दो प्रकार के प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। एक दिख रहा है कि हैलोएरीन्स का जहां हैलोजन जुड़ा था डायरेक्ट वही न्यूक्लियोफाइल आ गया है, ठीक है। और एक प्रोडक्ट देख रहे हैं कि जहां हैलोएरीन जुड़ा था उसकी अल्फा पोजीशन में न्यूक्लियोफाइल आया है। तो सीधा अगर हैलोएरीन हटके और वहां पर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, और जब अल्फा पोजीशन में आ रहा है न्यूक्लियोफाइल तो इसे बोलते हैं सिने सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब ये दोनों सब्स्टिट्यूशन जो हुए हैं, मींस ये जो दो प्रोडक्ट बने हैं इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है इसी को इस मैकेनिज्म में बताया गया है। तो देखो बच्चों, ये जो मैकेनिज्म है बिल्कुल वैसी ही है जैसे E1CV होती है। मतलब उसमें जैसे आपने देखा था कि E1CV जो विलोपन अभिक्रिया है उसमें पहले कॉन्जुगेट बेस बनता है, फिर बेस हैलाइड को हटा देता है। ठीक बिल्कुल ऐसी ही यहां पर मैकेनिज्म है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस आता है, न्यूक्लियोफाइल है NH2 जैसे यहां पे, तो ये डायरेक्ट क्लोरीन को नहीं हटाता बल्कि उसकी अल्फा पोजीशन के जो हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन, उसको हटा देता है। और यहां पर एक निगेटिव चार्ज आ गया अल्फा पोजीशन में, मतलब ऑर्थो पोजीशन में क्लोरो की। अब ये निगेटिव चार्ज जब यहां पर क्या करता है, शिफ्ट होता है, तो एक प्रकार का बेंजाइन, एक एल्काइन जैसा ये मीडियम इंटरमीडिएट बनता है। और जैसे ही ये बॉन्ड यहां पर आप देख रहे हैं आ रहा है, ये निकल के क्या हो जाता है बच्चों, बाहर हो जाता है। और इस तरह से कुछ समय के लिए यहां पर क्या बन जाती है, एक बेंजाइन। बेंजाइन क्यों बोला गया है, क्योंकि ये बेंजीन भी है और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड भी है। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है जबकि हैलोएरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। अब क्या होगा, NH2 ग्रुप आएगा। तो जब NH2 आएगा तो वो दो जगह अटैक कर सकता है बच्चों, दो पॉसिबिलिटी है। एक तो जहां पर हैलोजन जुड़ा था उसी कार्बन पर अटैक कर दे, और एक है कि जहां पर प्रोटॉन जहां से निकला है वहां पर अटैक कर दे। और यही रीजन है कि एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन दिखाई देता है और एक सिने सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी है ना। ये निगेटिव चार्ज या तो इस तरफ चला जाए जिसमें हैलोजन जुड़ा था या जिसमें प्रोटॉन जुड़ा था, तो निगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से किसी एक कार्बन पर अटैक कर देगा। लेकिन ये देखा गया, ठीक है, कि जो ये वाला सब्स्टिट्यूशन है, कौन सा, सिने सब्स्टिट्यूशन और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, इसमें आप देखोगे कि जो सिने सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये वाला जो सिने सब्स्टिट्यूशन है ये किसी एक में मेजर प्रोडक्ट बनाता है, तो कुछ दूसरे रिएक्टेंट या सब्स्टिट्यूएंट होने पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो अभी हम देखते हैं कि कहां पर सिने मेजर बनेगा और कहां डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेजर बनेगा। तो देखो यहां पे लिखा है कि यदि हैलोएरीन में, ठीक है, प्लस आई ग्रुप यदि हैलोएरीन में हो तो प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन होता है। मतलब अगर हैलोएरीन में हैलोजन के साथ साथ कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो प्लस आई इफेक्ट डालता है, मींस जैसे कि CH3O- NH-, मतलब जिनका प्लस आई इफेक्ट होता है, उनमें आप देखोगे प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन दिखाई देता है।
और जिनमें माइनस आई वाला ग्रुप जुड़ा दिखाई देगा उनमें सिने प्रतिस्थापन होता है बच्चों। देखो एक एग्जांपल से बताता हूं कि जैसे यहां CH3 जुड़ा है, ठीक है, तो ये आप NaNH2 से रिएक्शन करा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि Cl जहां जुड़ा था वहां पर भी NH2 जुड़ गया और जहां पर प्रोटॉन निकला है वहां पर भी NH2 जुड़ गया। तो अब आता है कि कौन सा प्रतिस्थापन, तो देखो यहां पर आपको देखना है कि ये कौन सा ग्रुप जुड़ा है, प्लस आई वाला। तो इसमें लिखा है कि अगर प्लस आई इफेक्ट है तो प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन मुख्य रूप से होगा, तो ये मेजर बन जाता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। और ये क्या बनता है बच्चों, माइनर। समझ गए ना कि ये मेजर बना है और ये क्या बना है, माइनर। और अगर मान लो यहां पर बात करें माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप, ठीक है, तो ये जब ग्रुप जुड़ा हुआ है माइनस आई वाला, तो यहां पर देख रहे हैं कि जो सिने सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये जो है सिने सब्स्टिट्यूशन, इसमें मेजर बन रहा है प्रोडक्ट। अब ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है, हालांकि मैंने आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ाए थे तो वहां पर बेंजाइन मैकेनिज्म पूरी बताई है कि अगर कुछ भी ना हो, केवल हेलोएरीन हो, तो कौन ज्यादा बनाएगा, सिने या मेज डायरेक्ट। और इस तरह से देखो इसका रीजन मैं यहां पर बता ही देता हूं एक बार और, कि अगर यहां पर ध्यान से देखें, ठीक है, कि अगर यहां पर कुछ भी नहीं होता वलय में, सिर्फ हेलोजन होता और आपने यहां पर NH2 माइनस की रिएक्शन, तो इसमें आप देखोगे दो प्रोडक्ट बने लिखेंगे। मान लिया जाए कि ये है, ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे NH2 यहां जुड़ा दिखाई दे रहा है और एक यहां पर आपने देखा भी कि NH2 यहां जुड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आता है कि इन दोनों में क्या कोई मेजर माइनर होगा, तो ये देखा गया कि ये मेजर होता है बच्चों, अगर कुछ भी नहीं है तो भी सिने मेजर हो जाता है। रीजन क्या है कि जब यहां से ये बेंजाइन, मतलब जैसे आपने देखा NH2 माइनस यूज किया तो यहां पर ये निगेटिव चार्ज आ गया, ये बन गया। जैसे ही यहां पर बेंजाइन बनती है, ठीक है, तो यहां क्लोराइड आयन कुछ समय तो जुड़ा ही रहता है। समझ गए ना, मतलब निकल तो गया रिंग में कि जैसे ये इधर आया ट्रिपल बॉन्ड बेंजाइन बन गई, लेकिन ये बेंजाइन बनने में जो क्लोराइड आयन निकल के बाहर गया है रिंग से, वो इतने जल्दी रिंग को छोड़ के नहीं हटता। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि ये जगह क्या हो जाएगी, प्रोटेक्ट रहती है, ठीक है। और ऐसे में अब जो NH2 है वो मेनली कहां अटैक करेगा, इस पोजीशन में, सॉरी यहां पे। तो इस तरह से सिने सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होता है अगर एक प्योर हेलोएरीन है तो, क्योंकि जहां से हेलोजन निकला है वो जगह थोड़ा प्रोटेक्ट रहती है, इसलिए NH2 माइनस को सिने पोजीशन में अटैक करने में कोई दिक्कत नहीं आती। और यही रीजन है कि सिने प्रोडक्ट ज्यादा बना है और डायरेक्ट प्रोडक्ट कम बनता है। अब आता है कि आपने देखा कि CH3 अगर हम एंटर करा दें तो डायरेक्ट क्यों ज्यादा बन गया। देखो बच्चों रीजन क्या है कि अगर मान लो ये बेंजाइन बनी है, ठीक है, यहां पर ऐसे समझे कि हमारे पास ये बेंजाइन बनी है और यहां जुड़ा है CH3, ये हमारे पास बेंजाइन है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो CH3 है वो प्लस आई इफेक्ट डालेगा, ऐसे में ये इधर शिफ्ट होगा। अब जब यहां शिफ्ट होगा, ठीक है, तो यहां पर तुरंत क्या होगा, NH2 माइनस यहां अटैक कर देगा। बात क्लियर है। और यहां पर फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसके प्लस आई इफेक्ट के कारण बेंजाइन का जो नेगेटिव चार्ज है वो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप से थोड़ा उसी के डायरेक्शन में, उसके डायरेक्शन में जो है उसके द्वारा डालेंगे प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्शन में शिफ्ट होता है माइनस चार्ज। और यही कारण है कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जो है ज्यादा होता है जब प्लस आई इफेक्ट। और सोचो आप कि अगर मैं यहां पर माइनस आई वाला ग्रुप जोड़ दूं OCH3, ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसके माइनस आई इफेक्ट के कारण ये इधर आ जाएगा और जो न्यूक्लियोफाइल है वो इधर अटैक कर देगा इस तरह से। और यही रीजन है कि जो है मेजर जो प्रोडक्ट है वो सिने सब्स्टिट्यूशन में बन जाता है, जबकि रिंग में क्या होगा, माइनस आई प्रभाव वाला। तो इस तरह से
ये है बेंजाइन मैकेनिज्म। और इसकी डिटेल देखना है तो आप रिएक्शन इंटरमीडिएट जीओसी के फर्स्ट पार्ट में जाओ, उसमें आप देखोगे, वहां पर मैंने और अच्छे से समझा दिया है। तो यहां ये थी हमारी बेंजाइन मैकेनिज्म इन हैलोएरीन। अब देखो बच्चों, हैलोएरीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के बारे में हम आते हैं। तो यहां पर ये बता दूं कि जो हैलोएरीन में हैलोजन है वो ऑर्थोपैरादैसिक प्रभाव वाला होता है। क्या होता है? ऑर्थोपैरादैसिक प्रभाव वाला। किंतु इस प्रतिस्थापन का वेग बेंजीन में प्रतिस्थापन से कम होता है, क्योंकि हैलोजन जो होता है बच्चों, समझ गए ना, वो कैसा होता है? ऑर्थोपैरादैसिक प्रभाव वाला। लेकिन इसका माइनस इफेक्ट जो है, आप देखोगे माइनस आई इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट से ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, और यही रीजन है कि बेंजीन में जो प्रतिस्थापन है वो उतने अच्छे वेग से नहीं होता जितना बेंजीन में होता है। इसलिए हम हैलोजन को क्या बोलते हैं? ऑर्थोपैरा इन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? ऑर्थोपैरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो इस तरह से हैलोजन का माइनस आई प्रभाव अनुनाद प्रभाव से अधिक प्रभावी होता है। इसमें प्रभावी जो है प्रतिस्थापन, इसमें पैरा प्रतिस्थापी उत्पाद अधिक बनता है। मतलब ये ऑर्थो पैरा दो बनेंगे, लेकिन इसमें पैरा ज्यादा बनता है। ऑर्थो कम और पैरा कम जो है ज्यादा बनता है। ऐसे NO2 है तो मेजर NO2 बन जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड है तो ऑर्थो और पैरा में पैरा ज्यादा बनेगा। फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन है तो इस तरह से पैरा ज्यादा बनेगा, एल्काइलेशन हो या एसाइलेशन। इस तरह से बेंजीन एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और इसलिए कोई भी सब्स्टिट्यूशन केवल हैलोएरीन की ऑर्थो और पैरा स्थितियों में होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन देखना है। फिर हम आ जाते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है बुर्ज-फिटिग रिएक्शन। क्या रिएक्शन? बुर्ज-फिटिग। तो इस तरह से बुर्ज-फिटिग रिएक्शन में आप जानते हैं, देखो आपने बुर्ज रिएक्शन पढ़ी थी तो दोनों एल्काइल हैलाइड लिए गए थे और उसमें एल्केन बना था। यहां पर बुर्ज-फिटिग रिएक्शन में हम क्या करेंगे? हैलोएरीन और एल्काइल हैलाइड इनकी रिएक्शन कराएंगे और इस तरह से एक ये बन जाएगा एल्काइल बेंजीन। ओके, तो ये है बुर्ज-फिटिग। और फिटिग रिएक्शन में आप देखोगे जो दोनों हैलोएरीन्स लिए जाते हैं और इस तरह से बाइफिनाइल कंपाउंड बनता है, जबकि ये क्या बन गया बच्चों? टॉलुइन। ओके, तो इस तरह से फिटिग रिएक्शन। फिर है उल्मान रिएक्शन। तो उल्मान रिएक्शन में आप देखोगे कि जो आयोडाइड है बिल्कुल वैसी ही रिएक्शन है जैसे फिटिग है, बस अंतर इतना है कि इसमें सोडियम लिया गया है, इसमें कॉपर। इसमें भी बाइफिनाइल कंपाउंड बनता है। फिर आते हैं हम बेंजीन में क्लोरीनेशन। ठीक है, तो बेंजीन में क्लोरीनेशन दो प्रकार से होता है बच्चों। अगर क्लोरीन एक्सेस में ली गई है और AlCl3 की प्रेजेंस दिखाई गई है तो 6 की 6 जो कार्बन वाले हाइड्रोजन है वो हटते हैं और वहां पर हो जाता है क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये जो कंपाउंड बना है ये है हेक्साक्लोरोबेंजीन। ये क्या है बच्चों? हेक्साक्लोरोबेंजीन। कि जब हम क्लोरीन लें और AlCl3 की प्रेजेंस में लें तो, और क्लोरीन एक्सेस में ले लें तो सारे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और बनता है हेक्साक्लोरोबेंजीन। लेकिन अगर हम यही रिएक्शन क्लोरीन और लाइट की प्रेजेंस में करते हैं तो बनता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC 666 या लिंडेन या गिमेक्स। इसमें हुआ है एडिशन। क्या हुआ है? एडिशन। ध्यान रखें दोनों में, क्लोरीन दोनों में है, बस यहां पर अगर AlCl3 ली गई है और यहां लाइट, तो लाइट में एडिशन हो जाता है, डबल बॉन्ड हट जाते हैं और इस तरह से 666 या लिंडेन या गिमेक्सन बनता है। BHC 8 समावयवियों में पाया जाता है, जिनमें से गामा समावयवी प्रभावी है तथा कीटनाशी होता है। समझ गए ना बच्चों कि जो BHC है वो 8 समावयवियों में मिलता है, जिसमें गामा समावयवी प्रभावी है और कीटनाशी होता है। मतलब यहां जो बेंजीन है इसका यूज होता है एग्रीकल्चर में। फिर हम आते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, पूछी भी गई है कि अगर क्लोरीन और AlCl3 है तो बनता है हेक्साक्लोरोबेंजीन और अगर Cl2 लाइट है तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब हम आते हैं DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन।
तो यहां पर ये है क्लोरोबेंजीन और ये है क्लोरल। ये क्या है बच्चों? क्लोरल। और ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। तो ये जो है H2O रिमूव कर देगा और ये जो कंपाउंड बनता है ये है 2,2 बिस पैरा क्लोरोबेंजीन 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन। इस तरह से समझिए ना। तो ये है DDT, 2,2 बिस पैरा क्लोरोबेंजीन 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन। क्यों नाम पड़ा है ऐसा इसका? क्योंकि देखो अगर हम यहां से ले 1 और ये क्या है 2, दो बार बिस यहां डाई न लगा के हम बिस, क्योंकि पैरा क्लोरोबेंजीन बेंजीन जैसा या एरोमेटिक कोई रिंग आ जाए तो उसकी जो संख्या प्रीफिक्स है वो बिस से शो करेंगे। तो बिस पैरा क्लोरोबेंजीन 1 पोजीशन में 3 बार क्लोरोइन है और रिंग जो है ये सॉरी जो श्रृंखला है कार्बन चेन है वो है 2 कार्बन की। तो हो गया इथेन। विषैला होता है, कीटनाशी होता है, बसा में घुलनशील है एवं अजैव निम्नीकरण के कारण इसका उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया। ये हमारी बॉडी में अगर पहुंच जाए तो ये फैट में सॉल्युबल हो जाता है बच्चों। किसी प्रकार का बायोडिग्रेडेशन नहीं होता इसका और इसलिए बहुत ही हार्मफुल है। इसलिए इसका जो यूज है वो क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया। इस तरह से फिर हम आ जाते हैं फ्रेयॉन्स के बारे में। ठीक है, फ्रेयॉन्स कहलाते हैं मिथेन और इथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रेयॉन्स। समझिए ना, मतलब मीथेन और इथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को फ्रेयॉन्स बोलते हैं और इनका नाम होता है फ्रेयॉन्स XYZ। जहां X है कार्बन परमाणु -1, Y है हाइड्रोजन परमाणु +1 और Z है फ्लोरीन परमाणु। ठीक है, मतलब X है कार्बन परमाणु -1, Y जो है हाइड्रोजन परमाणु +1 और Z है फ्लोरीन परमाणु। अब जैसे CFCl3 है तो यहां देखो कार्बन परमाणु -1, एक ही कार्बन है तो 0 हो गया X, हाइड्रोजन एक भी नहीं है तो 1 हो गया और Z जो है एक है मतलब फ्लोरीन, तो हो गया हमारे पास फ्रेयॉन 1,1। CF2Cl2 तो यहां पर देखो कार्बन तो X की वैल्यू 0 हो गई, Y हो जाएगा 1, हाइड्रोजन नहीं तो एक तो जुड़े गई और Z हो गया 2, तो हो गया फ्रेयॉन 1,2। ठीक है, फिर है C2FCl6, C2FCl5 आएगा ना यार, C2FCl5 है ना। तो हो गया फ्रेयॉन 1,1, कार्बन एक, दो में से एक हाइड्रोजन एक फ्लोरीन है, तो ये हो गया फ्रेयॉन 1,1। ऐसे C2F2, ठीक है, C2F4Cl2 तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, फ्रेयॉन 1,1,4। बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इनका नॉमेनक्लेचर किया गया। फ्रेयॉन्स बनाए जाते हैं और ये मेथड होती है स्वॉर्ट मेथड। समझ गए ना, स्वॉर्ट मेथड से ही इनको बनाया जाता है बच्चों। कि CCl4 पर SbF3 की रिएक्शन कराई दी जाए तो CCl2F2 बनता है। ऐसे CCl4 पर HF की रिएक्शन करा दी जाए तो CCl2F2 बन जाएगा। तो ये स्वॉर्ट रिएक्शन है जिससे CCl4 को क्लोरोफ्लोरोकार्बन में बदला जाता है। क्लोरीन हट के फ्लोरीन आ गया। अत्यधिक स्थायी है, निष्क्रिय है, अविषैले है, असंक्षारक है, आसानी से द्रवित होने वाले हैं, इसलिए इनका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। मतलब बहुत ही स्थायी है, कोई रिएक्शन नहीं करते, अविषैले होते हैं, असंक्षारक होते हैं, वो सारे गुण हैं और आसानी से द्रवित, जो कि रेफ्रिजरेशन के लिए यूज किए जा सकते हैं, बहुत आसानी से द्रवित हो जाते हैं और इसलिए इनका उपयोग जो है प्रशीतक के रूप में किया जाता है। लेकिन रेफ्रिजरेशन में, मतलब रेफ्रिजरेटर में या AC में, लेकिन ये अत्यधिक हानिकारक भी है बच्चों, क्योंकि ये ओजोन परत अपक्षय करते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन। लाइट पड़ती है ना तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्लोरीन मुक्त मूलक बनता है। ये मुक्त मूलक ओजोन से ClO बना देता है और OClO3 से रिएक्शन करके O2 लिबरेट करता है और क्लोरीन फ्री रेडिकल दोबारा बन जाता है। एक इस तरह से एक क्लोरीन मुक्त मूलक लाखों O3 को किसमें बदल देता है? O2 में, और इसीलिए ओजोन परत विघटित होने लगा। ओके, तो इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जितने अच्छे यूजफुल हैं उतने हानिकारक भी है। कुछ कंपाउंड्स बता दूं, इनके नेम पूछ लिए जाते हैं। टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरो, ठीक है, एथिलीन का पॉलीमर है,
बहुत ही अधिक ऊष्मीय रूप से स्थायी है और इसका यूज किया जाता है, पॉलीमर है ये, और इसका यूज आप देखते हैं जो है कोटिंग में किया जाता है बर्तनों में। वेस्ट्रॉन CHCl2 सिंगल बॉन्ड CHCl2 और वेस्ट्रोसॉल CHCl, पायरीन CCl4 एंड, ठीक है। इसका यूज जो है CCl4 का आप जानते हैं किसमें होता है बच्चों, अग्निशमन में, ये में। तो इस तरह से ये है। फिर हम आते हैं हैलोफॉर्म CHX3। हैलोफॉर्म थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, ज्यादा डिटेल नहीं देनी हमें। हैलोफॉर्म बनाने की मेथड है हैलोफॉर्म रिएक्शन। कौन सी बच्चों, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। ये बता दूं, ये अल्कोहल में भी बताई है मैंने कि ऐसा कोई भी अल्कोहल CH3OH H और यहाँ R हो या H, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम हैलोफॉर्म रिएक्शन की बात करते हैं तो ऐसा कोई भी अल्कोहल जिसमें CH3CHOH या इस तरह से, या कोई एल्डिहाइड भी हो सकता है जिसमें CH3CO हो, तो इनसे जो है बेस की प्रेजेंस में NaOH ले सकते हैं या CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर ले सकते हैं। तो ये पहले क्या कर देता है, इसको जो है एथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके पहले बनाता है एसिटल्डिहाइड, फिर बनाता है क्लोरल और फाइनली बना देता है क्लोरोफॉर्म। अब चूंकि इतनी लंबी रिएक्शन जरूरत नहीं है, अभी यहाँ पर ध्यान रखना है, एथाइल अल्कोहल से बनता है, CCl4 के रिडक्शन से भी बना सकते हैं हम, Fe और H2O से, है ना। बहुत ही शुद्ध प्योर क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है क्लोरल हाइड्रेट से। किससे बनाते हैं, क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है। तो क्लोरल हाइड्रेट को NaOH के साथ आश्रित करके भी बनाते हैं। तो इस तरह से क्लोरोफॉर्म बनता है, प्योर क्लोरोफॉर्म। ओके, अब हम आगे आते हैं रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद एयर। तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अगर हम खुला रख दें एयर में, तो ये तुरंत ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेता है, फॉस्जीन। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक गैस है बच्चों फॉस्जीन, क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है और एक पॉइजनस इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को जो है एयर में खुला नहीं रखा जा सकता और इसका निश्चेतक के रूप में यूज करना भी कठिन है, मतलब हानिकारक है। अगर हमें पता लगाना है कि क्लोरोफॉर्म में फॉस्जीन बनी है या नहीं, तो हम थोड़ा सा उसमें AgNO3 डालें, क्योंकि HCl बनेगा और HCl तुरंत AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। इससे पता चलेगा कि क्लोरोफॉर्म में फॉस्जीन है। फॉस्जीन अत्यधिक विषैली गैस है, इसलिए CHCl3 का निश्चेतक के रूप में अनुप्रयोग हानिकारक होता है। इस फॉस्जीन के निर्माण को रोकने के लिए गहरे रंग की बोतल में पूर्ण भरकर अंधेरे में रखा जाता है। कुछ मात्रा में एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है, जिससे अगर फॉस्जीन बन भी गई है तो एथिल अल्कोहल से रिएक्शन करके एबिसैला एथिल कार्बोनेट बना लेता है। ठीक इसी तरह से क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एसीटोन से करा दें तो क्लोरोटोन बनता है, जो एक निद्राकारी औषधि है। क्या है, एक निद्राकारी औषधि है। ठीक इसी तरह से क्लोरोफॉर्म को अगर हम सिल्वर के साथ ट्रीट कर दें तो बन जाता है इस तरह से, ये है एसिटाइलिन। जिंक से रिडक्शन कर दें तो मिथेन बनेगा। क्लोरीन से दोबारा रिएक्शन CCl4 बनेगा। NaOH के साथ ट्रीट कर दें सोडियम फॉर्मेट बनेगा। नाइट्रिक एसिड के साथ यूज कर दें क्लोरोपिक्रेन बनता है, जो कि एक आश्रु गैस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने आपको बताया। बाकी क्लोरोफॉर्म की राइमर-टीमर रिएक्शन है ना, कार्बल अमाइन रिएक्शन, तो ये आप ऑलरेडी पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे। ठीक है, राइमर-टीमर रिएक्शन कहाँ आई है, फिनॉल में, तो ये पढ़ा चुका हूँ। कार्बल अमीन रिएक्शन कहाँ आएगी, अमाइड में या फिर अमाइन बनाने में, तो वहां देखेंगे, तो वहां पे भी क्लोरोफॉर्म। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म की। CHI3 प्रत्यक्ष AgNO3 के साथ AgI का पीला अवक्षेप दे देता है, क्योंकि आयोडीन जल्दी टूट जाती है, किंतु CCl ऐसा रिएक्शन डायरेक्ट नहीं करता जब तक कि फॉस्जीन ना बने। क्रियाशीलता के क्रम में आयोडोफॉर्म सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। CHI3 आसानी से आयोडीन मुक्त करता है, इसलिए इसका उपयोग एंटीसेप्टिक में किया जाता है। तो ये बच्चों बचा हुआ पार्ट था हैलोएरिन्स का, जो मैंने आपको पूरा बता दिया, और इस तरह से हमारा हैलोजन डेरिवेटिव आज फिनिश हो गया। इसके बाद जो है हमें डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है, तो वो हम लेंगे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, इसमें अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।